आई बिलीव बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। कहीं ना कहीं से आपको समरी मिली गई होगी। आप इस क्वेश्चन का जवाब दो। एज पर द रिपोर्ट विच कंट्री हैज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रिसीविंग ए रेमिटेंस। दूसरा इस क्वेश्चन का जवाब दो विच इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। There are 3 statements and these statement type questions are very very common in RBI। 2 marks के questions आते हैं ऐसे phase 2 में। Thirdly, why did central government market borrowing decline in last financial year? पहला और तीसरा क्वेश्चन तो phase 1 में भी आ सकता है, बट phase 2 के लिए most relevant and I am therefore discussing MCQs, multiple choice questions based on the RBI annual report in this video and these kind of questions समरी आपने पढ़ ली, लेकिन आपको भी पता है कि questions कितने होने वाले हैं आपसे। These kind of questions therefore make all the difference in selection of all these regulatory bodies and all India financial institutions right now। excellent opportunity in SIDBI grade A, grade B भी हो सकता है अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और PFRDA पहले से आया हुआ है। If you are eligible appear in all these exam, that is what I keep on saying। आपको मतलब यू कांट रियली डू कीपिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आरबीआई ग्रेड बी डेफिनेटली एक अम्ब्रेला एग्जाम है, आपको जरूर प्रिपरेशन करनी है और साथ में सारे जो रेगुलेटरी बॉडी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी अपीयर होना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ये भी ग्रेड बी, अगर ग्रेड बी सिडबी में आप लगते हो सेम सैलरी मिलने वाली है, और PFRDA में भी अगर आप ग्रेड ए जाते हो तो ग्रेड ए वाली सैलरी मिलने वाली है, आरबीआई में भी ग्रेड ए आएगा। तो अभी आप क्वेश्चन पे बात करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई। आपने देखी बैलेंस शीट आरबीआई की? देख ली होगी, पूरा याद करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आई ऑलवेज से यू रीड ओनली विच इज़ मस्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो कौन सी इसमें लायबिलिटीज आती हैं? रिजर्व मनी है, और रिवर्स रेपो, SDF फैसिलिटी जो होती है, और रिस्क बफर्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप बताइए, जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, देन द रियल कन्फ्यूजन हैपन्स। ये तीनों यहाँ पे सही है, लायबिलिटीज हैं। और क्लियरली देखिए आरबीआई बैलेंस शीट कंपोनेंट में ये भी इसमें दिया है कि जो रिजर्व मनी है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, बिकॉज आरबीआई इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द मनी विच इज़ देयर इन द सर्कुलेशन, बेसिकली नोट्स इन द सर्कुलेशन, जो करेंसी गई है, और उसके अलावा भी जो M3 के कंपोनेंट हैं, तो उसके लिए ये लायबिलिटी बन जाती है आरबीआई की। और उसके अलावा जो रिवर्स रेपो SDF फैसिलिटी दी हुई है, जिसमें एक्सेस लिक्विडिटी सर मार्केट से सक कर लेता है आरबीआई, वो भी यहाँ पर एक कंपोनेंट है। और तीसरा बड़ा कंपोनेंट है नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। और यहाँ पर हमने जब बात करी थी IMF में, जो IMF कोटा है, और यहाँ पे जो आरबीआई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसमें भी जो बैलेंस है वो भी लायबिलिटी है, ये सब भी इसमें आ जाएगा। क्लियरली लिखा है इसमें, इकोनॉमिक कैपिटल है, एसेट डेवलपमेंट फंड है, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी जो नेट पोजीशन है आ जाएगा। Which of the following is considered the operating target of monetary policy by RBI? Operating target मतलब जिसको देख के जिस नंबर, जिस ऑपरेटिंग टारगेट, और ऑपरेटिंग टारगेट का मतलब क्या है? जो आरबीआई देखता है डे टू डे बेसिस पे, जिसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑपरेशंस मैनेज किए जाते हैं। अब रेपो रेट तो ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी आई तो अनाउंस कर दिया गया, तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट इज नॉट गोइंग टू बिकम योर ऑपरेटिंग टारगेट। ऑपरेटिंग टारगेट होता है यहाँ पर WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट। और कॉल रेट क्या है? कॉल रेट होता है जो इंटरबैंक लेंडिंग होती है कॉल मनी मार्केट में, उसका वेटेड एवरेज निकाला जा रहा है। ये है आपका WACR। ये देखिए मॉनेटरी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में जो पैराग्राफ है ऑन मनी मार्केट, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज़, द वेटेड एवरेज कॉल रेट, ठीक है, द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए मैं समरी अमरी नहीं बिलीव करता। मैंने जो कोर्स में दिया है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पे, आई हैव गिवन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी। समरी क्या, ChatGPT में लेके जाओ, आपको निकाल देगा वो समरी, और दे दो डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए, बट उससे क्या फ़ायदा होगा, है ना? समरी में तो वो सब जो हुआ है पूरे साल में आरबीआई में, उसकी समरी दे देगा, बट वी नीड पॉइंटर्स जिस पे MCQ बन सकते हैं, और वो ढूंढने में लगता है टाइम। इसलिए मेरे को ये
एनुअल रिपोर्ट को देने में, कोर्स में भी इतना टाइम लगा, लास्ट वीक ही दिया है, और यहाँ पर ये वीडियो मैं आज लेके आ रहा हूँ इतने टाइम बाद। आपको पता तो लग ही गया होगा। खैर, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, विच सर्विस सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ अंडर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की तो रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या, किस एरिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुई है, ये भी है लिखा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी में। जी हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। अगर आप ये देखोगे रियल जीवीए ग्रोथ का जो टेबल बनाया हुआ है, देखो यहाँ से उठा के पॉइंटर पकड़ने हैं, सारा डेटा याद करने को कौन बोल रहा है, बट हाईएस्ट कहाँ है यहाँ पे, ये बात हो रही है। तो आपको एक दिख रहा है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इधर है, 8.8% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब कितना प्रोडक्शन हुआ ऑयल सीड का, पल्स का, ये तो नाबार्ड में आएगा, बट आरबीआई में तो आ सकता है ये ऑर्डर। भाई पता तो होना चाहिए देश में सबसे ज़्यादा व्हीट होता है कि राइस होता है। और अगर आपको पता है कि राइस व्हीट से ज़्यादा होता है, आई बिलीव पता होगा, तो थर्ड क्या है, कोर्स सीरियल की ऑयल सीड। इफ़ यू नो दिस देन यू आर डन। कोर्स सीरियल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है, फिर आता है ऑयल सीड, एंड लास्ट में है पल्स प्रोडक्शन। और ये टेबल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में दी हुई है। डेटा कहीं और जगह से नहीं आ रहा है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से आ रहा है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन वी शैल नो विच आर अवर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज करेक्ट। फूड एंड बेवरेज कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कंपोनेंट, ये आरबीआई के लिए क्वेश्चन है, ये पीएफआरडी में भी नहीं आएगा, सीडीयू में भी नहीं आएगा, नाबार्ड में भी नहीं आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन के अंदर डिटेल केवल आरबीआई में ही बात होगी। तो पहली बात, फूड एंड बेवरेज 70% है, से ज़्यादा है। और राइज इन ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस एडेड टू द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अच्छा, ये इसकी बात हो रही थी बहुत न्यूज़ में। देयर वेयर म्यूटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम नॉन फूड सेगमेंट लाइक फ्यूल, ट्रांसपोर्ट एंड क्लोथिंग। अब आप बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये 70% देख के ही ना थोड़ा सा घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। 70% तो टू मच नहीं है, मतलब फिर तो सारा इन्फ्लेशन फूड एंड बेवरेज का हो गया, मोर देन 70। तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये अगर चार्ट देखिए आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेन ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन में फूड एंड बेवरेज डेफिनेटली है। और इस पर एक डिस्कशन भी चल रहा था, अगर आपको याद हो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब बोल रहे थे कि इसको थोड़ा अलग रख लेना चाहिए, बिकॉज ये सब तरीके हैं कैलकुलेट करने के, राइट। तो लेकिन इट कॉन्ट्रीब्यूट 68%, विच इज स्टिल वेरी हाई। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप गलती कर सकते हो कहीं पर भी। एंड कंपेयर टू 61% ए ईयर एगो, तो लास्ट ईयर से ये बढ़ गया। तो ये इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, बट नॉट 70%, मोर देन 70%। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट अबाउट इक्विटी मार्केट रिटर्न। अब बोलोगे यार तो सेबी का काम है, बिल्कुल ये क्वेश्चन सेबी में आ सकता है, लेकिन आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में भी क्योंकि आरबीआई तो वही फाइनेंस सेक्टर को देखता है ना पूरा। तो बताइए अब क्या है अपनी इक्विटी मार्केट की कहानी। यूएस मार्केट हैड बेटर रिटर्न, चाइना मार्केट हैड बेटर रिटर्न देन इंडिया मार्केट, जर्मनी मार्केट हैड बेटर रिटर्न देन दैट ऑफ द इंडिया मार्केट। क्वेश्चन तो सिंपल है, बस आंसर ही मुश्किल है, क्योंकि अब पढ़ता नहीं है तो गैस कैसे करेंगे इसको। एक्चुअली दिस इज सरप्राइजिंग नो, हम सोच रहे हैं हमारी शेयर मार्केट में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट बात यहाँ पे लास्ट ईयर की चल रही है। सो लास्ट ईयर दिस इज द रिटर्न, हमारी इक्विटी मार्केट में है 5.1%। तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई इक्विटी में ज़्यादा मिलता है, तो हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। इससे ज़्यादा आपको लास्ट ईयर एफडी में मिल गया होता। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एवरेज इज़ डेफिनेटली मच बेटर। इसीलिए इक्विटी में पेशेंस होना चाहिए इन्वेस्ट करने में, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। आई एडवाइस पीपुल, इन्वेस्ट करो इक्विटी में, बट ट्रेड तो बिल्कुल मत करो। बहुत सारे वीडियो में बात करी है मैंने। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हांगकांग में 40% रिटर्न, भाई जर्मनी में ऑलमोस्ट 20% एंड साउथ अफ्रीका में 20%। चाइना और यूके और यूएस भी हमसे आगे हैं, लेकिन निगेटिव रिटर्न वाले भी हैं। इनकी मार्केट की तो क्या बैंड बजी है ना। थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, लोगों का पैसा डूब गया इक्विटी मार्केट में। और देखिए मूवमेंट इन बीएसई सेंसेक्स, तो बीच में जब ऊपर गया था ना, तो बाद में फिर वापस नीचे आ गया। तो इसलिए ओवरऑल ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 5% जो आया रिटर्न। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रिसीविंग रेमिटेंस कहाँ से है जी। अब ऐसी चीज़ें मिस कर जाते हैं पढ़ते वक्त, अब बढ़िया से बनाई होती टेबल में। ये देखिए, आप
गेस करते लोगों को होगा कहाँ से, गेस से तो काम होगा नहीं। अच्छा, इसकी टेबल दिखाता हूँ आगे। एज पर द एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस इन ए कंट्री। अब वो कंट्री कौन सा है, ये तो क्वेश्चन आसान है कि किस कंट्री में हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस गई, ये तो पता है ना आपको। नहीं, ये भी नहीं पता है फिर तो समरी भी ठीक से नहीं पढ़ी आपने। तो द अमाउंट इज 130 बिलियन और ऑफकोर्स कंट्री इंडिया है, ठीक है। बट कॉस्ट ऑफ रिसीविंग रेमिटेंस किस देश से सबसे कम पैसे में आ रही है, दैट इज फिलीपींस, है ना। फिलीपींस है वो यहाँ पे। तो किस देश में जो है सबसे कम कॉस्ट ऑफ रिसीविंग रेमिटेंस, किस देश में सबसे कम पैसे में रेमिटेंस आती है, तो इंडिया में भी मतलब जो ये फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं इसमें आपको 5% से ऊपर लग जा रहा है। बट फिलीपींस में आपको 3.4% टाइप मान लो आप। तो यहाँ पे जो है सबसे कम, जो भी लोग एक्सपेट है मानो फिलीपींस के, वो अपने देश में पैसा लाएंगे तो उनका सबसे कम पैसा कटेगा। अब यहाँ पे अगर आप सपोज 1 लाख लेके आ रहे हो तो अगर 5,000 आपके कट जाएंगे फॉरेक्स में ही उसको एक्सचेंज करने में। व्हाट वाज द रिवाइज्ड कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट सेट बाय द आरबीआई। रिवाइज्ड कोलेटरल फ्री है ये, तो कोलेटरल फ्री लिमिट जो आरबीआई ने बढ़ा के 2 लाख कर दी थी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पे मैंने पहले पूछा था क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप पहुँच करके एक बार बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ईजी है मेरे हिसाब से, लेकिन 3 स्टेटमेंट देख के कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है एंड इसके जो सब इंडाइसिस हैं वो भी है। 3 चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो मेजर की जाती हैं, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। इन तीनों को मिला के बनता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, राइट। ये आपको दिख रहा होगा और ये नंबर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 64.2 है इसमें, जो आरबीआई ने बनाया हुआ है ये इंडेक्स। तो इसमें सेकंड वाला पॉइंट में हमने कंफ्यूज करने के लिए आपको डिजिटल एक्सेस डाल दिया, ठीक है। फिजिकल एक्सेस, डिजिटल एक्सेस ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस, क्वालिटी और यूजेस की बात हो रही है, उसको तीनों को नाप के इंडेक्स बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। IRR, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करने वाले हैं। डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको दिखाते हैं ये पैराग्राफ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट GSEC मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में ये चीज़ लेके आया, इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, ऐसा क्लियरली मेंशन्ड है। देखिए अब मैं आपको बहुत सारा GSEC मार्केट पे इतना ज़्यादा लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट में, आप क्या ही पढ़ोगे उसको, वेस्टेज है वो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर निकालना है और यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO फ्रेमवर्क इशूड बाय आरबीआई। तो SRO के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, बट कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। बेसिकली इंडस्ट्री अपने स्टैंडर्ड बनाए कि कैसे सेल्फ रेगुलेशन किया जाए। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज अलाउड फॉर हेजिंग गोल्ड प्राइस रिस्क टू ओवरसीज मार्केट इन 24-25, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव वाला हुआ, लेकिन OTC डेरिवेटिव इन IFSC ये भी इंट्रोड्यूस किया गया, हेजिंग फॉर गोल्ड प्राइस इन ओवरसीज मार्केट, राइट। इंटरेस्टिंग है, ये भी बनेगा क्वेश्चन, IFSC के एग्जाम में भी बन जाएगा। व्हाट इज द कवरेज लिमिट पर डिपॉजिटर अंडर DICGC। ये तो सिंपल है, बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो रिपीट करने में भी किया जाता है, कोई चेंज हुआ नहीं है, 5 लाख ही है यहाँ पे लिमिट। व्हाट वाज द टोटल पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय द एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। मतलब आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जब इंस्पेक्शन वगैरह हो जाते हैं उसके बाद ये डिपार्टमेंट का काम यह है कि किस जगह क्या जो भी एक्शन है, इट कैन बी ए पेनल्टी, वो एनफोर्स करना है। तो अमाउंट क्या है टोटल, वो है 54 करोड़। बहुत बार लोग बोलते हैं ना आरबीआई पेनल्टी लगा के भी कमाता है, बट इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट। आरबीआई का सरप्लस याद है, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया वो याद है। तो जब उस नंबर को देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो आरबीआई पेनल्टी इसलिए नहीं लगाता है कि आरबीआई को इससे कोई सच में बहुत बड़ी कमाई करनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसी कमाई से आरबीआई को। इट इज़ टू डिसिप्लिन द regulated entities. What is the primary objective of Mueller Hunt AI introduced by RBI Innovation Hub? RBI Innovation Hub का हेडक्वार्टर कहाँ है? पता है इसका नाम सुना कभी? मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको
तो अब आप क्या करोगे, इसका आंसर नहीं बता रहा मैं, ये आप कमेंट में लिखोगे कि आरबीआई इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहाँ है एक, और दूसरा ये म्यूलर हंटर एआई, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी था लास्ट टाइम में। अब आप बताइए, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पर ये समझिए, इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, यू हैव टू टेक बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस टेस्ट। देखिए कितने टाइप के टेस्ट है, और आज जब एमसीक्यू देखे होंगे ना, आपको समझ में आया होगा अगर आप एमसीक्यू से तैयारी करते हो तो आप कितने आसानी से सक्सेस पा सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डाउट तो होंगे ही होंगे, और हम आपको मिलेंगे लाइव क्लास में। एग्ज़ाम हॉल मोड में आप टेस्ट प्रिपेयर करो यहाँ पे, और एक्चुअल एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस तैयार करो। अगर आप बीपीडीए नहीं डाउनलोड कर रहे हो, फ्री में अवेलेबल है, यू आर मिसिंग ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डेली, वीकली, मंथली आप डाउनलोड कर सकते हो। द content of exam B is prepared with the guidance of the expert faculty who have cleared RBI grade B and many such exams, and that makes our content quality supreme and live class experience extraordinary। एक बार आके देखो तो समझ में आएगा कि आप हमसे तो सीखोगे और बाकी लोगों से भी लाइव क्लास में कितना सीखोगे। राइट नाउ PFRDA एंड SIDBI both are great opportunity। आप एलिजिबल हो, don't make a mistake not to apply for that and enroll in the course. That will definitely make your preparation 50% faster. I wish you all the best.